ओके, क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी आपके पास एनर्जी मास रिलेशन की। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और मजीद बात करना चाहता हूँ। आप जरा अपने कंसंट्रेशन को पूरी तरह यूटिलाइज करें। टॉपिक का नाम है एनर्जी मास रिलेशन। जिस तरीके से मैंने आपको एक बात बताई थी, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। इसको जिस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था उनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने आपके पास प्रपोज किया था एनर्जी मास रिलेशन, और आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि आपके पास जब एक न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से मिलकर बनता है। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक्चुअल मास यानी कि जो उनका मास है उससे आप न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ और आता है, और जब आप प्रैक्टिकली उसके न्यूक्लियस का मास किसी डिवाइस पे रख के कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ और आता है। तो सवाल ये है कि मास में डिफरेंस आ रहा है, और मास में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा मास रिड्यूस होता है। तो जो मास रिड्यूस होता है वो मास जाता कहाँ है? जितना मास रिड्यूस होता है वो सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अगर हमें ये जानना हो कि आपके पास कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है E = mc²। इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एनर्जी मास रिलेशन को व्हिच इज गिवन बाय आइंस्टाइन। E का मतलब है एनर्जी, m का मतलब है मास और c कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई बोले कि ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो याद रखिएगा जो एनर्जी होती है ना, जब आपके पास ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी वहां से निकलती है क्या बनकर? लाइट बनकर। क्योंकि एनर्जी तो बहुत सारी, एनर्जी साउंड भी है, एनर्जी थर्मल भी है, एनर्जी काइनेटिक भी है, एनर्जी पोटेंशियल भी है, एनर्जी टाइडल भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें सी क्यों आ रहा है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका लाइट से क्या ताल्लुक है? तो आपने ये बोलना है कि जब आपके पास मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी उससे जिस फॉर्म में निकलेगी वो लाइट होगी, और लाइट ट्रेवल करती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड से। ये कोई आम एनर्जी नहीं है, ये मेरी आवाज की एनर्जी नहीं है, किसी गाड़ी की एनर्जी नहीं है, ये लाइट की एनर्जी, वो लाइट बन के एमिट होती है। और लाइट कोई सी भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट भी हो सकती है, वायलेट भी हो सकती है। जिसके साथ लाइट का वर्ड जुड़ जाए वो आपके पास लाइट की स्पीड रखेगा, और उसकी स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। इतना सा ग्राम का मास बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अगर एक इतना छोटा मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपके पास बहुत 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 ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सोचें अगर आपके पास बम फटता होगा जिसके अंदर आपके पास मास की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है तो वो आपको कितनी एनर्जी देता होगा, उससे कितनी एक्सप्लॉइटेशन, कितनी तबाही आपके पास मचती होगी। तो इसीलिए आपके पास आइंस्टाइन ने हमें फॉरेन कॉन्सेप्ट दिया था मास डिफेक्ट की वजह से कि जो मास के अंदर कमी हो रही है, ये कमी किस बिहाफ पे हो रही है, तो पता चला मास के अंदर जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जितना मास कम हो रहा है दैट ऑल लॉस्ट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूमेरिकल्स करनी हेडिंग में आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, न्यूमेरिकल्स करनी हेडिंग में आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। बुक light year is the unit of distance. Okay. फासला नापता है। And how much amount of some solid? How much amount of what? Amount of an element we need, an explosive element we need to destroy the world. Element for which purpose? For explosive. Uranium? Uranium, but then how much? 20 gram, 30 gram is enough. For destroying the whole world. Whole? Destroying the whole world. Whole country? Whole world. Whole world, not possible. Because that's not. जब तक अल्लाह नहीं चाहता कुछ नहीं हो सकता। लेकिन
क्यों तबाह करना चाहती हैं दुनिया? Because Pluto got broken down. It cannot be happening. देखिए बेटा, सोलर सिस्टम में बन भी रही है, रिलीज भी हो रही है, जा भी रही है, खत्म भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन सब पता चलेगा। देखिए, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड when 15 gram 15 when 15 gram of mass when 15 gram of mass is completely transformed to energy. When 15 gram of mass is completely transformed to energy, how much energy will be released when 15 gram of mass is completely transformed into energy? आपसे बोल रहे हैं जब 15 ग्राम का मास पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? सबसे पहले डेटा में मुझे मास की वैल्यू पता है और मास की वैल्यू है 15 ग्राम्स। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, यू विल गेट 0.015 kg। ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया डिवाइडेड बाय 1000, यू विल गेट 0.015 kg। इसके साथ आपको मालूम करनी एनर्जी। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन टू यू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड एंड यू नीड टू फाइंड एनर्जी। आपको इसमें एनर्जी मालूम करनी है। आपके पास फॉर्मूला यूज होगा, एनर्जी बराबर होती है mc स्क्वायर के। E का मतलब है एनर्जी और एनर्जी बराबर है mc स्क्वायर के। हमारे पास आ गया मास, मास की जगह 0.015, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 एक्सपोनेंट 8। अगर c पर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। आपके पास ये 0.015 ऐसे ही रहा, ये स्क्वायर 3 पर भी अप्लाई होगा और इस एक्सपोनेंट में भी। 3 3 9, पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई, तो 8 2 16। 3 का स्क्वायर किया 9 आया, पावर के ऊपर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई तो हमें 8 2 16 मिला। अब 0.015 को हम 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0.135। क्या ये एक्सपोनेंट दिख रहा है? और इसको अगर एक्सपोनेंट हो तो आंसर हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 1। इसका मतलब डेसिमल को 1 के बाद होना जरूरी है। तो मैं इसको आपके पास एक डिजिट आगे लेकर आऊंगा तो ये बनेगा 1.35। पीछे लेके जाते हैं पॉजिटिव, आगे लेकर आते हैं नेगेटिव, तो आगे लेकर आ रहे हैं वो भी एक डिजिट, तो ये बनेगा 16 - 1, जिसका मतलब ये बना 1.35 एक्सपोनेंट 15 जूल्स। तो इसकी एनर्जी आपके पास 1.35 एक्सपोनेंट 15 जूल्स के बराबर आई। एनर्जी आपको मिली 1.35 एक्सपोनेंट 15 जूल्स। Okay, we want to write the next question. The mass of a carbon nucleus. The mass of a carbon nucleus. The mass of a carbon nucleus is found to be, the mass of a carbon nucleus is found to be 0.164
exponent minus 27 kg. 0.164 exponent minus 27 kg less than its constituents, less than its constituents, less than its constituents. Calculate the energy released. Calculate the energy released. Calculate the energy released. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इन्होंने डेटा में प्रोवाइड किया हुआ मास, और मैंने डेटा में लिखा मुझे मास की वैल्यू इन्होंने दी गई, और मास की वैल्यू 0.164 exponent minus 27 kg. C is the speed of light, which is 3 exponent 8 meter per second. Or in requirement we want to calculate energy. जी वो उस वक्त करेंगे when we get a final answer. This is not the final answer. एनर्जी बराबर है हमारे पास mc स्क्वायर के, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इज इक्वल टू mc स्क्वायर. मास की जगह पे आ गया 0.164 एक्सपोनेंट माइनस 27. c का मतलब 3 एक्सपोनेंट 8. अगर c के स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर b स्क्वायर आएगा. 0.164 एक्सपोनेंट माइनस 27 अपनी जगह पर रहा. ये स्क्वायर 3 पर भी अप्लाई होगा 10 kb. 3 3 9 पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई 8 2 60. 0.164 9 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो माइनस 27 प्लस 16 नहीं, ये तो बताएं 0.164 मल्टीप्लाई बाय 9 1.476 प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 7 में से 6 निकाला 1 2 minus 1 minus 11, तो आपके पास एनर्जी आई 1.476 एक्सपोनेंट माइनस 11 जूल्स. ये आपको मिली इसकी एनर्जी. In a nuclear reaction, in a nuclear reaction 9 exponent 10 joules. In a nuclear reaction 9 exponent 10 joules of energy. 9 exponent 10 joules of energy is released due to the conversion of mass into energy. Due to the conversion of mass into energy. How much mass has been converted into energy? How much mass has been converted into energy? How much mass has been converted into energy? अब की बार आपको इन्होंने प्रोवाइड की हुई क्या एनर्जी, और आपको मालूम करना है इसका मास. नोट कीजिए आपको इन्होंने एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड की गई. और एनर्जी की जो इन्होंने आपको वैल्यू प्रोवाइड की हुई वो आपके पास है 9 एक्सपोनेंट 10 जूल्स, और इसके अलावा c is the speed of light, which is 3 exponent 8 meter per second, and in requirement we want to calculate mass. सॉल्यूशन हमने अटेम्प्ट किया
फॉर्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी की जगह पर आ गया 9 एक्सपोनेंट 10, मास मालूम करना है तो एज इट इज, c का मतलब 3 एक्सपोनेंट 8, अगर c पर स्क्वायर तो उसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर। 9 एक्सपोनेंट 10 बिल्कुल एज इट इज रहा, ये मास ऐसे ही रहा, ये स्क्वायर 3 पे भी अप्लाई हुआ और इस पे भी, तो 9 एक्सपोनेंट 16। ये मास के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके डिवाइड, तो 9 एक्सपोनेंट 10, 9 एक्सपोनेंट 16, 9 से 9 कैंसिल, जब ऊपर नीचे चीजें कैंसिल होती हैं तो 1 आता है, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, जब ऊपर नीचे सेम बेसिस होती हैं तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके अपना साइन चेंज करती है, तो आपके पास 10 माइनस 16 विल रिजल्ट इन -6, और आपने निकाला है मास, और मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, तो आपके पास इसका मास आया हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -6 kg। इसका मास हमें मिला 1 एक्सपोनेंट -6 kg के बराबर। हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स करें, हाफ लाइफ न्यूमेरिकल्स। Numericals of half-life. आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, radium has a half-life of 1600 years. Radium has a half-life of 1600 years. How much? How much? 60 gram. How much? 60 gram of radium. How much 60 gram of radium would be left? How much 60 gram of radium would be left after 4800 years? After 4800 years, how much of 60 gram of radium would be left after 4800 years? सबसे पहले तो हम इसका डेटा बनाएंगे और उसके बाद कुछ चीजें रटेंगे। एक तो आपसे कह रहे हैं कि जो रेडियम की हाफ लाइफ है वो आपके पास है 1600 साल, तो लिखते हैं हाफ लाइफ आपको दी हुई और वो दी हुई आपको 1600 साल, यानी कि 1600 ईयर्स। रेडियम की हाफ लाइफ आपको दी हुई 1600 ईयर्स, तो हमारे पास हो गया 1600 साल। इसके अलावा मुझे दिए हुए टोटल ईयर्स, और टोटल ईयर्स जो दिए हैं इन्होंने वो आपके पास हैं 4800 ईयर्स। इसके अलावा आई एम गिविंग मास, मुझे आपके पास मास दिया जा रहा है जो आपके पास है 60 ग्राम। और आपको निकालना है अमाउंट ऑफ, बताता हूँ अमाउंट ऑफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर 4800 ईयर्स। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर 4800 ईयर्स, यानी कि आप निकालना चाहते हैं कि 4800 ईयर्स गुजर जाने के बाद रेडियम का कितना मास बाकी बचेगा। सबसे पहले एक बात अपने नोटिस में ले आए सारे, जब भी आपके पास हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले आपको निकालनी होगी हाफ लाइफ की तादाद। जब भी हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले आपको निकालनी होगी हाफ लाइफ की तादाद। आई रिपीट, जब भी न्यूमेरिकल आएगा हाफ लाइफ का सबसे पहले आपको निकालनी होगी हाफ लाइफ की तादाद।
हाफ लाइफ की तादाद से क्या मुराद है? हाफ लाइफ की तादाद से मुराद ये है कि 4800 ईयर्स आने तक इसने कितनी बार अपने अंदर से अपने आधे एटम्स को निकाल दिया। 3 दफा निकाला। एग्जैक्टली, गुड। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हमें जब भी हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आएगा तो हमें यहाँ पे जज करना होगा कि इसने इतना अरसा गुजर जाने के बाद अपने अंदर से कितनी बार एटम्स को हाफ किया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला सुन लें, टोटल अपॉन हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला टोटल अपॉन, अगर ईयर होगा तो ऊपर टोटल ईयर अपॉन हाफ लाइफ, अगर डेज होगा तो ऊपर टोटल डेज अपॉन हाफ लाइफ, अगर वीक होगा तो टोटल वीक अपॉन हाफ लाइफ, अगर मिनट होगा तो टोटल मिनट अपॉन हाफ लाइफ। वी आर गिवन ईयर्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनेगा टोटल ईयर्स अपॉन हाफ लाइफ। निकालें। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाले और नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगे टोटल ईयर अपॉन हाफ लाइफ, टोटल ईयर अपॉन हाफ लाइफ। तो मेरे पास जो साल हैं वो है 4800 और हाफ लाइफ है 1600। साल है 4800, हाफ लाइफ है 1600। डबल जीरो कैंसिल, 16 मतलब 16, 16 3 जा 48। तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो मुझे मिली वो कितने मिली? 3। क्लियर हो रही बात? अब आगे की बात। इसका मतलब इसने इस दौरान अपने अंदर से 3 बार अपनी एटम्स को आधा आधा किया। इज इट? तो अब क्या करेंगे उसको देखिएगा। तो मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा, लेकिन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ लिखते रहे। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ रेडियम का मास कितना है? 60। जब पहली हाफ लाइफ होगी तो 60 का आधा हो जाएगा, तो लिखिए 1/2 into 60। तो ये क्या बना? 30 ग्राम। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ तो आपके पास ये बना, आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ रहे हैं? 3। अब आपको निकालना है कि 3 हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद आपके पास रेडियम का कितना मास बचेगा। तो अब हम निकाल लें पहली हाफ लाइफ के बाद मास कितना हो जाएगा? 60 का हाफ। तो 60 का हाफ कितना बना? 30। अब कितना बचा? 30। अब इसका मजीद और हाफ होगा, तो अब बन जाएगा आपके पास आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ। क्लियर हो गया बेटा? तो ये बनेगा 1/2 into 30, तो दैट विल बी 15 ग्राम। और अगर आएगा आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ तो जो बचा उसका मजीद हाफ हो जाएगा एंड देन यू विल गेट 7.5 ग्राम। आर यू क्लियर? ये काम कितनी बार होगा? जितनी हाफ लाइफ की तादाद होगी। तो अगर हाफ लाइफ की तादाद 3। अब एक बात बताइए, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सिविस कैलकुलेशन को देखिए, सबको छोड़े सिविस को। क्या यहाँ मास के अलावा लेंथ कहीं आ रही, टाइम आ रहा है, फोर्स आ रही है, टॉर्क आ रहा है? सिर्फ क्या आ रहा है? मास। इसीलिए मैंने इसको ग्राम को ही ग्राम रखा था और इसको मैंने किलोग्राम में चेंज। अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 0.075 और ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए इसको ग्राम में रखे करते हैं। लेकिन हर जगह जहाँ पे सारी यूनिट हो, मीटर भी, सेकंड भी, ग्राम भी और कोई भी यूनिट हो, तो उसमें आपको लाजमी तौर पे मास हमेशा किलोग्राम में लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेशन करी मुझे मास के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मास का मैं वही यूनिट रखूंगा जो मेरे पास था। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और हमारा जो दिमाग है वो एक लकीर का फकीर है, तो फिर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मेक्स नो डिफरेंस। ये आपके पास हो गई इसका रिजल्ट। आप लिखेंगे नीचे हम 7.5 ग्राम ऑफ रेडियम, 7.5 gram of radium would be left. 7.5 gram of radium would be left after 4800 years. 7.5 gram of radium would be left after 4800 years. 4800 years गुजर जाने के बाद इसका जो मास बचेगा वो आपके पास होगा 7.5 ग्राम।
देखिए an unknown element has a half-life of an unknown element has a half-life of 7 weeks. 7 weeks. How much of 1500 gram of element? How much of 1500 gram of sorry, 1500 gram of element would be left after 35 weeks. After 35 weeks, निकालें आंसर इसका.